I'm Alia, and you are watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे, हमने अफगानिस्तान के मसले पर, उसके बहुत से पहलुओं पर, बहुत से एंगल्स पर बात की, लेकिन हमने अभी तक अफगानिस्तान में ईरान का क्या इंटरेस्ट है, इस पहलू पर हमने कम बात की है कि ईरान क्यों उसमें इंटरेस्ट रखता है, क्या स्टेक्स हैं वहां पर, और आगे चलकर हमें ईरान के हवाले से अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ चाइना से भी मुलाकात हुई है, एक वफ्द तालिबान का वहां पर गया और उन्होंने उनसे मुलाकात की, तो वो नई डेवलपमेंट क्या हो रही है, वहां पर क्या बात हुई, इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके बहुत जाने पहचाने प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, ऑथर हैं बहुत सारी बुक्स के, बहुत लर्नड पर्सन, स्कॉलर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। आलिया जी, जब भी आप बुलाती हैं तो आई फाइंड इट वेरी हैप्पी ओकेजन, क्योंकि वी टेंड टू एग्री ऑन मेनी थिंग्स। तो जरूर लेट्स स्टार्ट। पहला थैंक सवाल यू आपका जी। जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये कि क्या जो ईरान है उसकी कोई, आप समझते हैं कि कोई नजरियाती तौर पर कोई आइडियोलॉजी इनसे मैच करती है, या क्या वजह है, आप क्या देख रहे हैं? साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ईरान को अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे? देखिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वैसे तो बहुत ईरान का इतना पुराना है जितनी ओल्ड सिविलाइजेशन दुनिया में हुई है, लेकिन जाहिर है वो सारे पीरियड तो हम नहीं कवर कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ईरान में रजा खान पहलवी एक उन्होंने हुकूमत कायम की, जो कि जनरल थे उस जमाने के ईरानियन किंग के। लेकिन जिस तरह बाकी दुनिया में कॉलोनियल पावर्स ने अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लिया था, तो ईरान के अंदर साउथ में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का बहुत असर था, नॉर्थ में रशिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेकिन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो ईरान में रजा खान के बेटे रजा शाह पहलवी की हुकूमत कायम हुई। ये वो दौर है जब सारी दुनिया में पोलराइजेशन फोर्स की जा रही थी नए मुल्कों पे। या आप प्रो सोवियत ब्लॉक का हिस्सा हो जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक था, या आप प्रो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हो जो कि प्रो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। ईरान क्योंकि एक मोनर्की थी और एक ट्रेडिशनल मोनर्की थी, तो इसका झुकाव जो है वो वेस्ट की तरफ हुआ, एंटी कम्युनिस्ट हुआ। और शुरू की फेज में ईरान वाज अ टोटल प्रो वेस्टर्न regime under the dictatorship of the Shah. ओके। Shah of Iran was a modernizing dictator, ये कहना बड़ा लाजमी है। उन्होंने, उनके वालिद ने ईरान तुर्की से इन्फ्लुएंस होकर औरतों के हक में रिफॉर्म किए। जब शाह ऑफ ईरान, his son became the emperor, declared himself the emperor, शाह ऑफ ईरान, तो उन्होंने भी रिफॉर्म किए, साथ साथ डिक्टेटरशिप भी कायम की। ये एक ऐसी डिक्टेटरशिप थी, अच्छा ईरान में ऑयल डिस्कवर हुआ था, तो जाहिर है सारी दुनिया की नजरें ईरान पे थी। ईरान को उसके ऑयल को क्या कहते हैं, अवेलेबल बनाने के लिए ब्रिटिश फर्मों को ठेका दिया गया और अमेरिकन फर्मों को, जिसके खिलाफ एक इलेक्टेड इरानियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दक ने वो नेशनलाइज कर लिए। ये वो दौर भी था कि नेशनलिस्ट रिजीम्स चाहती थी कि अपने रिसोर्सेज को आप वो खुद इस्तेमाल करें। लेकिन हुआ ये कि मुसद्दक की रिजीम को, जब मुसद्दक ने ये किया तो ईरान के शाह को वहां से भागना पड़ा ईरान से। लेकिन CIA ने और ब्रिटिश MI6 ने मिलकर वहां पे कू करवा दिया और बाकी वापस शाह को वो ले आए। उसके बाद शाह ऑफ ईरान ने मॉडर्नाइजेशन तो कंटिन्यू रखी क्योंकि बहुत पैसा आ रहा था, लेकिन बहुत सख्त
डिक्टेटरशिप और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम था सवक, वो उन्होंने बहुत कंट्रोल किया कि कोई ऑपोजिशन वहां पे ना हो। तो जितनी लिबरल पार्टी थी, जितनी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनको वहां पे अंडरग्राउंड जाना पड़ा या ईरान से भागना पड़ा। लेकिन ईरान की मॉडर्नाइजेशन, या सुन लें, ये वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रही थी। औरतें स्कर्ट पहनती थीं और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एक लिबरल सा माहौल था। The only institution in which the Shah did not touch were the Shia clergy. तो शिया क्लर्जी में फिर आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं, उन्होंने शाह के खिलाफ ऑपोजिशन प्रोवाइड की कि ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है, तो हम इसकी हक में नहीं है। तो खुमैनी को देन हैड टू रन फ्रॉम ईरान फर्स्ट टू इराक, फिर इराक से भाग के सदाम पर प्रेशर डाला शाह ऑफ ईरान ने, तो वहां से ये भाग के फ्रांस चले गए खुमैनी। फिर वहां से रेवोल्यूशन की जो कॉल आई ना, उसमें फिर सब लोग ही उनके पीछे, उनकी सपोर्ट में आ गए। उनमें लिबरल पार्टीज फोर्सेस भी आ गई, उनमें जो तुदे पार्टी थी, प्रो मॉस्को कम्युनिस्ट पार्टी, वो लोग भी आ गए। साथ साथ यूनिवर्सिटीज में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन का जिक्र भी हुआ और उसके थियरिस्ट थे अली शरीयती, जो सोरबोन फ्रांस से पढ़े हुए थे। इनकलाब जब हुआ, मैं तो उसका विटनेस हूं, मेरी आंखों के सामने ये सारा कुछ हर रोज दिखाया जाता था। अच्छा जी। तो फ्रांस ने और मेरे ख्याल से अमेरिकन ने मिलके खुमैनी को वापस भिजवाया। दिस इज February 1979 आई थिंक। ओके। ईरानी इनकलाब हुआ, शाह को फिर एक दफा भागना पड़ा वहां से। खुमैनी ब्रॉड बैक इस्लाम। वैसे तो दो कंपीटिंग पैराडाइम्स थे, एक ये मौलवियों का और एक अली शरीयती का। अली शरीयती को किसी तरीके से पॉइजन करके मार दिया ही गया पहले ही, तो वो सारी कैप्चर कर ली लीडरशिप खुमैनी ने। और खुमैनी ने जो शिया प्रीस्ट थे जो उनके खिलाफ थे, उनको भी दबा दिया। तो खुमैनी 1979 ऑनवर्ड्स स्प्रेड हिज इन्फ्लुएंस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इरानियन सोसाइटी। सबसे पहले तो जितनी ऑपोजिशन थी ना जो वहां पे मौजूद थी, उनको उन्होंने उड़ा दिया, हजारों मारे गए। ओके। और साथ साथ वो शिया जो इनकी थियरी ऑफ विलायतुल फकी, विलायत फकी का मौकफ ये था, देखिए शिया थियरी के अंदर इमाम मेहदी जब तक वापस नहीं आते तो जो भी हुकूमत है वो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो गासिबों की हुकूमत है, चाहे वो सुन्नी हो या कोई और हो। तो जब तक इमाम डजंट रिटर्न, ऑल हुकूमत्स आर क्वेश्चनेबल। अब जब खुमैनी कम्स टू पावर तो उन्होंने ये विलायत फकी की थियरी दी कि इमाम तो पता नहीं मिलियन साल के बाद आए, वी कैन नॉट वेट फॉर द इमाम। इमाम के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो शिया उलमा हैं, लिहाजा वो उनके नाम पे इनकलाब कर रहे हैं until the imam comes back. Okay, okay. तो विलायत फकी is actually the rule of the Shia उलमा, ठीक है। यही थियरी सुन्नी उलमा में 14वीं सदी में आ चुकी हुई थी कि मियाँ खलीफा भी खत्म हो गए हैं और शरिया के जो कस्टोडियंस हैं वो तो सुन्नी उलमा हैं। तो मैं कहता हूं ये शियाओं को समझ नहीं आती कि जो ईरान में हुआ अंदर खुमैनी वाज व्हाट द सुन्नी उलमा हैड एग्रीड in the 14th century 15th century के शरिया तो है लेकिन उनके कस्टोडियंस जो हैं वो उलमा हैं। सुन्नियों में इमाम मेहदी का कोई ऐसा इंतजार नहीं है, फोकलोर में है। लेकिन शियों में तो 12वें इमाम ने जब आना है तो फिर दुनिया में एक नया इस्लाम और ये और वो होगा। खुमैनी ने कहा कि मियाँ हमें नहीं पता इमाम जो है 1000 साल ना आए, 1 मिलियन ना आए, हम तो हैं ना, हम इमाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने फिर जो हुकूमत
कि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन कहलाती है। उस जिस तरह हमारे यहाँ अहमदियों के ऊपर बहुत तशद्दुद होता है, वहां पे बहाई सेक्ट जो है, जो बिल्कुल वैसे ही है, तकरीबन अहमदियों के साथ साथ ही ये ईरान में वजूद में आया, उनको फिर इन्होंने हजारों में मार दिया। कोई ऑपोजिशन ईरान में सरवाइव नहीं कर सकी। और फिर इन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन पूरा इंप्लीमेंट किया। शुरू में तो ऐसी एक्सट्रीम इनकी पॉलिसीज थी, हजारों एक तो मारे कि कोई लड़की बेचारी कोई सुर्खी लगा ले, चेहरा नजर आ जाए तो उसका बुरा हाल कर देते थे। और वो मटके रखे हुए थे जिनके अंदर चिंटियां होती थी। कोई लड़की अगर नेल पॉलिश लगा ले तो उसका हाथ वहां डाल देते थे। ये ऑल दीज आर फैक्ट्स। लेकिन बाद में जब ये एस्टेब्लिश हो गए तो फिर मॉडरेशन भी आ गई। ठीक है ना, जब आप हुकूमत कायम कर लेते हैं तो फिर इस तरह आपको इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशंस में ले आते हैं। साथ साथ इन्होंने कहा कि दुनिया में हम सच्चा इस्लाम ला रहे हैं। ये जो सऊदी अरेबिया का वहाबीज़म है, ये तो झूठा इस्लाम है। तो इन्होंने फिर सुन्नी सोसाइटीज में भी इस्लामिक रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट किया। वहां से एक दो साल के बाद फिर सुन्नी सोसाइटीज में रिएक्शन हुआ विद द सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबियन मनी एंड सपोर्ट एंड इवन इराक अंडर सदाम हुसैन। ये सुन्नी इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू हो गया। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये दोनों मलेशिया जो हैं, सुन्नी शिया जो हैं, ये एक दूसरे के मसाजिद में, इमाम बारगाहों में जाके एक दूसरे को कत्ल करते रहे, और तो और कब्रिस्तान में कत्ल हुए। लेकिन वो सारा सिलसिला ईरान शियाओं ने रियलाइज कर लिया कि अगर सुन्नी तो मेजॉरिटी है, 85% है दुनिया में, तो यू कैन नॉट फाइट देम ऑन ऑल फ्रंट्स। तो फिर इन्होंने मिडल ईस्ट में थ्रू इराक और थ्रू लेबनान की जो है हिजबुल्लाह से अपना असर जो है वो कायम किया। तो ये है बैकग्राउंड। अब आप अपना सवाल करें। ठीक, बहुत ही दिलचस्प बैकग्राउंड। इससे ये पता चला कि कोई भी जो रजीम है वो अपने आप को मनवाने के लिए आइडियोलॉजीज भी बदल सकती है और अपने आप को कायम करने के लिए जो है कुछ भी कर सकती है। सही। अच्छा सर, इसके हवाले से तो बहुत से सवाल और तारीख पे बन सकते हैं जो मैं आपसे पूछ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा जरा इसको मोल्ड करते हैं और हम आते हैं आज के इराक की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ। वैसे तो मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि जब शाह ने इनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं था, ये जो एक सेक्ट आप बता रहे थे, तो फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ क्यों वो किया आखिर इस तरीके? ईरान में क्योंकि उन्होंने आके क्योंकि पावर आ गई थी ना। पाकिस्तान में तो सुन्नी उलमा के पास पावर ऐसे नहीं आई। ज्यादा जनरल मुशर्रफ ही आए ना, लेकिन ही वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू गो टू फार। लेकिन वहां पे तो उन्होंने फिर उड़ाई दिए जितने भी बेचारे बहाई हैं। अब जितने बहाई हैं आपको दुनिया से बाहर मिलते हैं ईरान से। सही। अभी अच्छा, कुछ हाँ जी, हाँ अच्छा अब आगे। हाँ डॉक्टर साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि वहां पे भी क्योंकि इस तरीके से डिक्टेटर आते रहे, ये तरीका आपने जो बताया, हुकूमतों में तशद्दुद भी चलता रहा, तो क्या हम ये समझे कि अफगानिस्तान के मामलात में उनकी क्या कुछ नजरियात भी मिलते हैं, या सिर्फ ये एक ऐसी ही लड़ाई है और उनका क्या इंटरेस्ट है अब अफगानिस्तान के मसले में तो ईरान का नाम लिया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा फिर जाना बड़ा लाजमी है। जब ईरान का रेवोल्यूशन हुआ था फरवरी 79 में, लेकिन अप्रैल 78 में कम्युनिस्ट आ गए थे पावर में अफगानिस्तान में, और उनको फिर उनके खिलाफ फिर 79 में जब रशियन फोर्सेस आ गई तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और सबकी मदद से ये एक जिहाद करवाया गया। ये जिहाद वहाबी इंस्पिरेशन था जो एंटी शिया है, और देवबंदी इंस्पिरेशन था जो एंटी शिया है। तो अफगानिस्तान का जो जिहाद हुआ उसके अंदर बेचारे जो शिया थे, जो सेंट्रल ईरान में रहते हैं, उनका भी बुरा इन्होंने पकड़ के बहुत मारे। जो बच के निकल गए ईरान में, उनकी स्टोरी सुन ले। मैं कई उनको मिला हूं, वो है हजारा अगर उनके चेहरे देखें तो वो इरानियन, वो जो है ना एरियन चेहरा नहीं है, वो मंगोलॉइड चेहरा है। तो वो मुझे बताते हैं कि जी ईरान तो हम चले गए और हम भी उनकी तरह शिया थे, लेकिन क्योंकि हम एरियन नहीं है, वी लुक डिफरेंट,
तो हमें उन्होंने बुरा ही ट्रीट किया, हमसे सब गंदा काम करवाया। तो ईरान में भी उनको पनाह नहीं मिली, लेकिन उनकी जान तो बच गई ना। उनमें से उन्होंने एक फातिमियों यूनिट भी बना लिया हुआ है। लेकिन ये तालिबान के आने के बाद खास तौर पे तो, और उससे पहले भी सिविल वॉर में अफगान शियाओं के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। अब ये है कि तालिबान जब दोबारा वापस आ रहे हैं, देखे ईरान का हमेशा इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न इराक में, अफगानिस्तान में रहा है, हिरात में और बाकी इलाकों में, और सेंट्रल अफगानिस्तान के अंदर हजारा पॉकेट्स हैं। कहा जाता है फ्रॉम 5 to 23-24% पीपल ऑफ अफगानिस्तान कैन बी शिया। एक्चुअल फिगर किसी को पता नहीं। शियों को मिले हैं अफगान को तो वो ज्यादा बताएंगे, सुन्नियों को मिले हैं वो उन्हें कम बताएंगे। बट एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 आप कह सकते हैं परसेंटेज होगी शियों की, ज्यादातर वो हजारा ही हैं। ठीक है। अब ईरान अगर तालिबान दोबारा आ जाते हैं तो दे वुड नॉट लाइक कि वो जो बाकी शिया वहां पे हैं उनके साथ फिर वो वो क्या कहते हैं वायलेंस उनके खिलाफ करें। ठीक है, तो वो उनको ऑफसेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ईरान के अंदर भी पॉलिसी रही है कि अगर तालिबान एंटी अमेरिकन है तो उनको सपोर्ट करो जब तक वो एंटी अमेरिकन है। तो अगर अब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अफगान शियाओं को इस तरह टारगेट नहीं करते, और वो अपनी हुकूमत तो करते हैं, इस्लामिक हुकूमत जो कि सुन्नी हुकूमत है, तो ईरान वुड लाइक टू वर्क विद देम। ईरान को भी तो अपना प्रैक्टिकल इंटरेस्ट देखना है ना, हर किस्म की जंग में तो वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो वो तालिबान के साथ डायलॉग भी करेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे एज लॉन्ग एज द अफगान तालिबान डू नॉट फोर्स देयर हैंड्स बाय अटैकिंग अफगानी शियास। ठीक है। और ईरान की तरफ वो कोई पेशकदमी नहीं करते। देखें, ईरान इज टू पावरफुल फॉर द तालिबान टू मूव इन दैट डायरेक्शन। वो जा नहीं सकते, ना वो पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं जब तक कि पाकिस्तान खुद ही तालिबान को प्रमोट ना करे और अपना सत्यानाश ना कर ले। एज टू स्टेट्स ईरान एंड पाकिस्तान आर टू पावरफुल। तो ईरान चाहेगा कि तालिबान अगर आ रहे हैं तो आने दो भाई, अब हम तो रोक नहीं सकते, सारी दुनिया नहीं रोक सकती तो हम कैसे रोकें। जब तक वो इरानियन इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं कि अमेरिकन को वो वहां से निकाल रहे हैं तो ईरान इंटरेस्ट इज सर्व्ड। लेकिन अगर वो अफगान शियाओं को भी अटैक नहीं कर रहे तो देन उनके साथ कोऑपरेशन हो सकती है, क्योंकि बोथ आर इस्लामिक रेजिम्स। देखें, सियासत बिल्कुल ऐसे होती है। स्टेट्स जो हैं उनका कोई ना दीन होता है, ना मजहब होता है, ना उनकी मोरालिटी होती है, उनके इंटरेस्ट होते हैं। तो ऐसे ईरान के और तालिबान इन पावर की होंगे। तालिबान ईरान आर हैविंग गुड रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, जो मेरा नहीं ख्याल कि बड़ा आसान है, लेकिन अगर होती है तो वो इनके साथ, तालिबान के साथ भी कोऑपरेशन के लिए तैयार होंगे एज लॉन्ग एज द एंटी शिया प्रोजेक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन अ स्ट्रॉन्ग वे। ये है। ओके, बड़ी तफसील से आपने बताया। डॉक्टर साहब, ये भी मुझे बताइएगा, वैसे तो आपने सारा जो पूरा उसका पस मंजर है वो बयान कर दिया कि किस तरीके से उनको वहां पर जो है वो इंटरेस्ट है। क्या ये जो हमने बात की इसमें जाहिर है कि अब अमेरिका के खिलाफ तो है तालिबान, अमेरिका वहां से निकल गया, वो उसको दोबारा आने भी नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईरान भी जाहिर है कि अमेरिका के खिलाफ है, और दूसरी तरफ वो ये भी कोशिशें कर रहा है कि जो उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं न्यूक्लियर पावर बनने के हवाले से, उसमें उसकी निगोशिएट भी होता रहता है वहां पर। इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि क्या ईरान जो है वो अफगानिस्तान की इस सिचुएशन से किस हद तक फायदा उठा सकता है अपने लिए? मतलब एक तो ये कि ठीक है कि उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन मजीद के वो और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हो सकता है कि जो निगोशिएशंस बैकडोर चल रही है अमेरिका के साथ, उसमें कंटेनमेंट ऑफ तालिबान भी तो हो सकती है ना, एक एंगल। तो तालिबान पे प्रेशर रखना कि ये हुकूमत में ना आए, ईरान के
इंटरेस्ट में भी हो सकता है कि अमेरिकन अगर उनके रिलैक्स कर दें उनके ऊपर वो क्या कहते हैं जो लगाए गए हैं, क्या कहते हैं यार उसे, ये पाबंदियां जो लगाई गई हैं, एक्शंस जो लगाई गई हैं, जी जी सर, उन जी पे हाँ, तो ये सारी चीजें मुमकिन है। हु डज व्हाट एंड हु गेन्स मोस्ट आउट ऑफ इट। ईरानियन इंटरेस्ट होगा कि उनके खिलाफ जो पाबंदियां हैं वो कम से कम की जाएं, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक। अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान, अफगान हुकूमत अगर रहती है तो ठीक है, अगर वो फॉल करती है और तालिबान आते हैं तो उनके साथ भी कोऑपरेशन हो सकती है, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ सम ग्रेट एंटी शिया एंटी इरानियन प्रोजेक्ट। ओके। लेकिन अगर तालिबान दोबारा वही हरकतें करें जो पहले हुई हैं तो फिर ईरान वहां पे उनके पास पूरी ट्रेंड है। उनके दो अल-कुद्स एक ब्रिगेड होता है और एक उनके पास अल फातिमियून, जिसमें हजारा और बाकी शियों जो अफगानिस्तान से हैं उनको उन्होंने ट्रेन किया हुआ है कि वापस आके लड़ें फिर, तो वो फिर लड़ाई हो सकती है। ईरानी ईरानी मिलिशियाज, ट्रेन मिलिशियाज वो ला सकते हैं, इस किस्म की पोजीशन होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि एक आपसे मैं ये भी आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि एक वफ्द जो है वो चाइना पहुंचा है, मतलब ये है कि जी। हम अब मर्तबा देख रहे हैं कि अब वो चीन गए हैं, वहां पे उनसे मुलाकात हो रही है। और क्या आपको इसमें क्या नजर आ रहा है मुस्तकबिल इसका, कि क्या उनसे उनकी बन सकती है? देखें जी, चाइना की किससे नहीं बनी, कम्युनिस्ट होने के बावजूद उनकी सबसे बनती है, जो कि उनके, अच्छा एक और बात तो फिर पता लग रही है ना कि उगेर जो है, सिंकियांग जो है, वहां पे बिल्कुल भी पीसफुल हालात नहीं है। कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या एंटी चाइनीज मूवमेंट चल रही है। जो भी उसको रोकता है वो उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका मेन इंटरेस्ट है कि इरानियन होल्ड ओवर इट्स टेरिटरी जो है, सॉरी, चाइनीज होल्ड ओवर इट्स टेरिटरीज, वो कहीं पे क्वेश्चन ना हो। तो ये जो एक है ना टर्किक उगेर सेपरेटिस्ट मूवमेंट टू गेट आउट ऑफ चाइना, उसको क्रश करने के लिए वो तालिबान की मदद मांगेंगे। क्या तालिबान अपने मुसलमान सुन्नी चाइनीज के खिलाफ ये करेंगे? दैट विल बी द टेस्ट। लेकिन सारा कुछ हो जाता है यार। मैंने तो देखा है कि हम मॉरल बातें करते रहते हैं और जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं मॉरल बिहेवियर, वो बिल्कुल इमोरल बीच में से नजर आते हैं। मैंने तो जिंदगी में यही सोचा देखा है कि पॉलिटिक्स इज रन बाय वेरी शॉर्ट साइटेड कैलकुलेशंस। तो अब देखें ना, तालिबान का जो कि एक फनेटिकल इस्लामिक रजीम है और एक चाइनीज रजीम जो ओपनली एथिस्टिक है, उनका अगर मिल के एक प्लेटफॉर्म से कोई बयान आ रहा है तो ये आइडियोलॉजी तो वहां पे फिर जीरो हो गई ना। आइडियोलॉजी इज सूटेबल एज लॉन्ग एज इट फिट्स इनटू सम मटेरियल इंटरेस्ट, ये याद रखें। जहां पे मटेरियल इंटरेस्ट ना हो वहां पे कोई आइडियोलॉजी को ज्यादा वक़्त नहीं देता, अगर देता है तो फिर मार खाता है। सही। तो सर चाइना, हाँ, चाइना के साथ यही होगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। सही। बिल्कुल सही। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने इस मौजू पर बड़े ही तफसील से बताया, क्योंकि काफी इसके एंगल्स पर हमने बात की, आपसे भी पहले बात हुई, लेकिन इस मौजू ईरान के एंगल पर जो है वो बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम जरा एक तफसीली गुफ्तगू फरमाएं। सर थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आपने इतनी नॉलेज जो है वो हम तक पहुंचाई। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी सर, थैंक यू सो मच।